नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके यूजीसी नेट के यूनिट 5 में एक कविता है भूल गलती। मुक्तिबोध की कविता है और यह एक प्रकार की फैंटेसी या हम कह सकते हैं कि छोटी सी इसमें कहानी भी है। एक कविता हमने पहले इनकी पढ़ी है अंधेरे में, एक कविता हम इनकी पढ़ेंगे ब्रह्म राक्षस। और भूल गलती कविता एक प्रकार से मुझे लगता है हमारे आम जीवन की कहानी है। थोड़ा सा पहले मैं इस कविता को समझा दूं, फिर अपनी इसमें बात करेंगे। भूल और गलती वैसे दो अलग अलग शब्द नहीं है और इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें व्याकरणिक आदि उसके पारिभाषिक शब्दों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार हम एक ऐसी भूल करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, जैसे मान लीजिए हम विषय का चुनाव कर रहे हैं 10वीं क्लास पास करने के बाद में, तो एक गलत विषय चुन लेते हैं। कई बार हम एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, एक धंधे की शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम गलत धंधा चुन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्ते निभाते हैं, शादी करते हैं, तो गलत लड़की या गलत लड़का, गलत लड़की या गलत लड़का क्या होता है इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, उसका चुनाव कर लेते हैं। कई बार हम गलत व्यक्ति को वोट दे देते हैं। तो वो जो एक क्षण में हमने गलती की है, एक पल में या एक दिन में हमने जो भूल गलती की है, वो आगे जाके बड़ा रूप ले लेती है। वो एक गलत चुना गया विषय हमें हो सकता है जीवन भर हमारा कैरियर ही एक प्रकार से खराब कर दे। ऐसा हमें आम जीवन में देखने को मिलता। गलत लड़के या लड़की से की गई शादी जिसके साथ ठीक से नहीं निभे, तो बहुत सारे परिवारों में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। गलत धंधा भी हमें एक प्रकार से उन्नति की बजाय अवनति में ही ले जाता है। और गलत आदमी को वोट दें तो फिर उसको बाद में 5 साल भुगतना भी पड़ता है। तो ऐसी भूल या गलती हमारे सबके जीवन में होती है। लेकिन अगर भूल वो गलती या मतलब वो जो भूल गलती है वो आगे जाके एक बड़ा रूप धारण कर ले और उससे हमारा बहुत बड़ा जीवन प्रभावित हो जाए, तो समस्या है। मुक्तिबोध की कविता इसी तरह की कविता है और ये कविता आम जन से जुड़ी हुई कविता है। मुक्तिबोध जनवादी कवि है, भले ही वो जनवादी लेखक संघ या प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य नहीं रहे हो, लेकिन वो जनवादी कवि है। और मुक्तिबोध की कविता है वो अपने अंतर्मन के साथ, प्रत्येक जन के अंतर्मन के साथ जुड़ती है, ऐसा भी हम देखते हैं। तो ये एक ऐसी कविता है और मैं जहां तक इस कविता को समझ पाता हूं, तो मुझे लगता है कि जैसे आज़ादी के बाद में जो तंत्र हमने बनाया या जो बना, उसमें जो तंत्र है वो या सिस्टम है वो ऐसे गलत हाथों में सौंप दिया गया और सौंपने वाली जनता ही थी। लेकिन वो तंत्र अब इतना मजबूत, इतना हावी हो चुका है, इतना बड़ा आकार रूप ले चुका है कि हम चाहें तो भी उसको बदल नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि जो गलती हमने एक बार कर दी है वो आगे जाके बड़ा रूप तो धारण करती ही करती है, वो हमारे जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित तो करती ही करती है, लेकिन हम उसको चाहें तो बदल भी नहीं सकते। कई बार भूल को सुधारने का मौका होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो भूल सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मुक्तिबोध की कविता इसी अर्थ में चलती है कि जो तंत्र है वो गलत हाथों में चला गया है, सत्ता है वो गलत हाथों में चली गई है और वो अब सिस्टम जिन लोगों के हाथ में है, उन लोगों ने अपने आप को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बना लिया कि हम चाहें तो भी उनको बदल नहीं सकते। हालांकि मुक्तिबोध आशावान भी है कि कभी न कभी कोई ऐसा आएगा, और आएगा वो बाहर से नहीं आएगा। वो कहते हैं हमारे ही मन का संकल्प है, वो एक दिन बड़ा होगा, दीर्घ होगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, इससे भी मजबूत हो जाएगा। तो हो सकता है हमने जो गलती की, इससे हमारी जो हार हुई, उसका हम बदला ले सके। तो थोड़ी सी कविता आपको समझ में आई होगी। मुझे लगता है कि आम आदमी से जुड़ी कविता, ऐसी भूल, ऐसी गलती हम सब करते हैं। और जो मुक्तिबोध जिस भूल गलती की बात की करते हैं, वो एक मुक्तिबोध की नहीं है, वो हमारी सामूहिक है, साझा है। थोड़ा सा परिचय भी यहाँ लिखा है कि भूल गलती कविता 1964 में प्रकाशित कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित हुई थी। चांद का मुंह टेढ़ा इनका पहला काव्य संग्रह है और यह इस संग्रह की पहली कविता है, यह भी ध्यान रखें। इसका संपादन श्रीकांत वर्मा एवं भूमिका शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी। कविता में मुक्तिबोध स्वयं से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी कुत्सित प्रवृत्तियों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये जो आखिरी बात है
मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मुक्तिबोध हर कविता में अपने आप से ही बात करते हैं। हमने अंधेरे में पढ़ा था, अंधेरे में उनके मन, एक मन का भाग उन्हीं के मन के दूसरे भाग से लड़ता रहता है, बात करता है, संघर्ष करता है, विचार करता है, सवाल पूछता है। तो असल में जो बाहर हो रहा है वो भीतर भी हो रहा है। तो मुक्तिबोध की कविताएं इस अर्थ में बाहर की बजाय भीतर ज्यादा चलती है। तो शायद मुक्तिबोध स्वयं से लड़ रहे हो। ठीक है, कविता को देखते हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाएं सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर। गलती बहुत छोटी होती है, जब करते हैं तो बहुत छोटी लगती है। हम यूं समझते हैं कि एक छोटी सी गलती मुक्तिबोध ने की, आम जनता ने की। एक सिस्टम को सत्ता सौंपी, एक तंत्र को सत्ता सौंपी, एक लोगों के हाथ में अपनी बागडोर सौंपी, कुछ लोगों को देश का नीति निर्धारक बनाया। यह हम किसी पार्टी विशेष आदि की बात नहीं कर रहे, ये बात हम कर रहे हैं कि मुक्तिबोध कहते हैं कि जो गलती हमने बिल्कुल छोटी सी की थी वो आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है। फिर वो तंत्र, वो सिस्टम, वो लोग, वो कुछ नीति निर्धारक लोग जिनको जनता ने बनाया था वो इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर जनता के विवश से बाहर हो जाते हैं, फिर जनता के भी हाथ में नहीं रहते वो। इसलिए कहते हैं कि हमारी छोटी सी भूल गलती आज बैठी है तख्त पर, सिंहासन पर, जिरह बख्तर पहनकर। जिरह बख्तर एक वेशभूषा होती है जो योद्धा पहनता है युद्ध में। लोहे का जालीदार एक वस्त्र होता है, एक टोप भी होता है। मुझे लगता है कि जिरह बख्तर शायद पूरी वेशभूषा को कहते हैं, पैरों में भी पहनने का होता है, जो उसको नुकीले हथियारों से, तलवारों आदि से बचाता है। लोहे का बना होता है। संग्रहालय में कहीं भी जाएंगे आप, म्यूजियम में, मैंने अजमेर में देखा है, इसके अलावा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में देखा है, आप कहीं भी जाएंगे वो दिखेगा आपको जिरह बख्तर। योद्धा जो युद्ध में जाता है तो लोहे का एक वस्त्र पहन के जाता है, भारी भरकम। तो वो भूल गलती, छोटी सी गलती आज इतनी बड़ी हो गई है कि वो जिरह बख्तर बैठी है, जिरह बख्तर पहनकर बैठी है। जिरह बख्तर पहनकर बैठने का मतलब क्या? उसने अपने आप को सुरक्षित भी बना लिया है। वो भूल गलती, वो हमारी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने आप को सुरक्षित भी बना लिया चारों ओर से। अब उसका हम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, हम चाहें तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते, हम उसमें वापस नहीं ला सकते। वो भूल गलती आज इतनी सक्षम, इतनी समर्थ हो गई है कि उसने अपने आप की सुरक्षा चारों ओर से कर ली है, बैठी है तख्त पर दिल के। जब वो दिल की बात करते हैं तो मुझे इस कविता को दूसरे अर्थ में भी ले जाना पड़ता है। हालांकि दूसरा अर्थ हम ज्यादा देर लंबा लेके चलेंगे नहीं। एक अर्थ यह भी हो सकता है कि मान लो वो यूं कहते हैं कि मैंने 5 या 10 साल पहले किसी भले आदमी को कुछ गालियां दी, बड़ा सज्जन व्यक्ति था और ये मेरी भूल थी कि मैंने उसको कुछ गालियां दी। आज उस बात को 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो बात मेरे दिल से उतरती नहीं है। तो वो एक भूल मेरे दिल में इतनी बड़ी हो गई है कि वो भुलाई नहीं जाती। भूल के बड़े होने का मतलब यह है कि भूल जो गलती है उसको हम भुला नहीं पाए, इसलिए वो बड़ी कहा है इसने। वो जो एक छोटी सी भूल, वो एक बात एक दिन की थी, 1 मिनट की हो रही होगी, वो इतनी बड़ी होगी कि मेरे दिल पर आज तक वो बैठी है और उसने अपने आप को सुरक्षित बना लिया है। क्योंकि मैं उसको भुलाने का प्रयास करता हूं तो भी वो भूलती नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं जो हमारी बात, जो कई बार ऐसी गलती हम करते हैं जो हमारे दिल से उतरती नहीं है। तो आप फिर इसी से अपना उसको जोड़ना, जो सुन रहे हैं उनके भी मन में कोई ऐसी बात होगी तो उसको उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये दूसरा अर्थ भी है, क्योंकि वो कहते हैं बैठी है तख्त पर दिल के, दिल का तख्त। लेकिन एक बात यह भी है, अगर हम यही अर्थ लेके चलें, सत्ताकार, तंत्रकार, यही अर्थ लेके चले कि हमने गलत लोगों को चुना और वो लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि वो आज राज कर रहे हैं और वो इतने सुरक्षित हैं, तो भी हम कह रहे हैं कि यहाँ भी दिल को काम में लिया जा सकता है कि जैसे जो लोग राज कर रहे हैं हमारे दिलों पर तो राज कर रहे हैं। दिलों पर राज करने का एक मतलब तो ये भी हो गया कि हम उनको बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत देते हैं,
और एक दिलों पर शासन करने का मतलब ये भी हो गया कि एक प्रकार से हमारे दिल की भावनाएं आदि को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। दिल पर राज करना, दिल पे शासन करना शायद दो अलग अलग शब्दावली हो। तो वो जो भूल गलती है, जो हमने उनको चुनने की भूल की थी, गलती की थी, वो भूल इतनी बड़ी हो गई है कि आज वो शासन के रूप में, सत्ता के रूप में तख्त पर बैठी हुई है और चारों ओर से उसने अपने आप को सुरक्षित बना लिया है। और भी सुरक्षा उसने की है। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, उसने चारों ओर सेनाएं खड़ी कर ली है। और सेनाएं सत्ता की ही सुरक्षा करती है, आम जन की सुरक्षा नहीं करती। आम जन को तो लाठीचार्ज करती है। सेनाएं आम जन के नाम पर रखी जाती है, लेकिन आम जन की सुरक्षा की बजाय सेना सत्ता की सुरक्षा ज्यादा करती है। मैं कभी कभी देखता हूं चुनाव में, इसका थोड़ा सा कभी कभी माहौल मुझे समझ में आता है कि जैसे कोई वीआईपी का मूवमेंट हो रहा है या कोई वीआईपी की सभा हो रही है, तो पूरी जो मतलब उस समय की वहां की जो पूरी पुलिस फोर्स है, बल्कि बाहर की भी पुलिस फोर्स बुला बुला के पूरी बाहर लगा दी जाती है और रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को ललकारा जाता है। पुलिस वाले, मतलब ऐसा कभी कभी मैंने देखा है कि हालांकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कि पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। जब कई बार कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो आदेश निकलता है कि अगले 6 दिन तक नॉन स्टॉप आपकी ड्यूटी रहेगी, 24 घंटे की। इतनी भारी भरकम ड्यूटी हो जाती है उनकी। तो मैं देखता हूँ कि सब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को वहां से वो गुजरता है तो उसको फटकारा जाता है, मारा जाता है, खदेड़ दिया जाता है, गाड़ियों के चालान कर दिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, सारे हथियार, सारी सुरक्षा, सारी सेनाएं उसने अपने चारों तरफ खड़ी कर लिया, अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है। और आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी। ये उसका दरबार है, ये पूरा का पूरा एक दरबार का दृश्य है। नीचे लिखा है दरबारे आम, तो पूरा ये दरबार का दृश्य है। दरबार में वो तख्त पर बैठा हुआ है, जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर बैठा है, सत्ता पर काबिज है, वो मालिक है वो। फिर भी जिरह बख्तर पहनकर उसको किससे खतरा है? खतरा जनता से ही है और किसी से नहीं है। जिससे वो बना है उसी से उसको खतरा है। एक तानाशाही शासक की यहां पे बात हो रही है। कोई तानाशाही शासक ऐसा कर सकता है? चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी। आंखें हमने अभी तक देखी कमल के समान, मछली के समान, खंजन पक्षी के समान, लेकिन कवि कहता है आंखें देखी हमने नुकीले तेज पत्थर सी। नुकीला तेज पत्थर तो केवल नुकसान ही पहुंचा सकता है। नुकीले तेज पत्थर का मतलब हो गया उसकी आंखों में करुणा नहीं है, ममता नहीं है, कोई दया भाव नहीं है। उसकी आंखों में हिंसा, क्रूरता, द्वेष, लोभ, लालच, ये सब उसकी आंखों में भरा हुआ। इसलिए लिखा है आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर से। मुझे यह भी लगता है कि यहां जो दरबारे आम है उसके सामने जो लोग बैठे हैं, अभी उस शासक का या अभी सत्ता का जो जो तख्त पे बैठा उसका भाव अभी क्या है? उसकी आंखें ऐसी चलती है नुकीले तेज पत्थर सी। हो सकता है थोड़ी देर बाद में वो रनिवास में जाएगा तो उसकी आंखें कोमल हो जाएगी, कमल के समान। ऐसा भी हो सकता है कि आंखें मछली के समान हो जाए। मछली के समान तो नायक की नहीं होती, नायिकाओं की होती है, और नायिका तानाशाह नहीं होती है। यहाँ मुझे मेरे दिमाग में छवि आ रही है, हमें कल्पना तो करनी पड़ेगी कि ये कोई बैठा है जिरह बख्तर पहनकर, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसी कल्पना नहीं होगी तो कविता में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मेरी कल्पना में पुरुष ही आता है, कोई स्त्री नहीं आती वो जिरह बख्तर पहन के बैठी। तो संसार में लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए पुरुष ही बना है। ऐसा भी कहा जाता है कि संसार में बहुत अधिक युद्ध हो गए हैं, लगभग अब तक 3000। तो पुरुषवाद की सत्ता होने के कारण ऐसा हुआ है। अगर ये दुनिया औरतों के हाथ में होती तो शायद युद्ध नहीं होते, ऐसा भी माना जा सकता है। खैर वो अलग बात है। खड़ी है सिर झुकाएं, अलग देखो थोड़ा सा यहां से। खड़ी है सिर झुकाएं, खड़ी है सिर झुकाएं, सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में। खड़ी है सिर झुकाएं। सिर झुकाने का मतलब अब किसी को उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं है। सब कतारें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, समाज के नेता हो, सब उसके सामने सिर झुकाए खड़े हैं। बेजुबां, बेजुबां का मतलब है कि सही बात नहीं बोल सकते, बेबस
कुछ कर नहीं सकते। सलाम में वो झुके हुए हैं, जो सलाम में है वो क्या करेंगे। तो खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे बेजुबां बेबस सलाम में, ये एक पंक्ति अलग बात कह रही है और ये कह रही है उस समाज के, उस देश के, उस परिवेश के सब जितने भी बुद्धिजीवी जागरूक, जिनका काम था समाज को जागृत करना, समाज को शिक्षा देना, समाज को मार्ग दिखाना, वो सब तो उसके आगे सिर झुकाए खड़े। क्योंकि असल में ये जिरह बख्तर शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षित किया है। चारों तरफ से सुरक्षित करने का मतलब यह है कि उसके पब्लिक में भी लोग हैं, उसके शिक्षा में भी लोग हैं, चिकित्सा में लोग हैं, सेनाएं उसके पास है, विदेश उसके पास है, धन उसके पास है, किसान उसकी मुट्ठी में, सबको उसने मुट्ठी में कर रखा है। जिरह बख्तर पहनने का मतलब है उसने अपने आप को चहुमुखी सुरक्षित कर लिया है। अनगिनत खंबे व मेहराबों थमे दरबारे आम में। अब उसका जो दरबार है लेकर भी यह एक पंक्ति कही गई है कि उसका जो दरबार आम है, आम का मतलब आम जनता के लिए, तो दरबारे आम है, उसमें अनगिनत मेहराब और खंबे हैं। अनगिनत मेहराब को वो जैसे दरवाजे पर पट्टी चढ़ाते हैं पत्थर की, उसको कहते हैं मेहराब। मेहराब एक प्रकार की आकृतियां भी हो सकती है। तो खंबे और मेहराब भवन की सुरक्षा के लिए, और वो अनगिनत हैं क्योंकि राजा का महल है, तो जितना ऊपर जाता है उसको उतना ही खतरा रहता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये एक शेर भी है। जितना ज्यादा ये ताकतवर हुआ है, जितना ज्यादा मजबूत हुआ है, उतना ही उसको लगता है कि उतना ही खतरा, इसलिए अनगिनत मेहराब, अनगिनत खंबे उसने अपने लगा रखे हैं। इसका एक अर्थ और ले सकते हैं हम, एक क्या 10 लेने वाले। और से उसको पोषण मिलता है, किसानों से, गरीबों से, व्यापारियों से, धर्म से, वह सबको लूटता है। सब पोषण मिलता है उसको, सब ओर से, चारों ओर से उसको सपोर्ट मिलता है। उसने ऐसी व्यवस्था बना ली। दूसरा दृश्य देखिए। अब एक दृश्य आपने देखा, अब सामने दूसरा दृश्य है। यहां दृश्य बहुत बनेंगे, बिंब बहुत अच्छे बनते हैं। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान। अब उसके सामने एक व्यक्ति को कैद करके लाया जाता है। वो व्यक्ति और नहीं है, कोई ईमान है। ईमान का मतलब निष्ठावान व्यक्ति, ईमान का मतलब अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति, ईमान का मतलब अपने धर्म को निभाने वाला व्यक्ति, धर्म का मतलब मनुष्य धर्म को निभाने वाला व्यक्ति, ईमान का मतलब जो किसी का बुरा नहीं करता, जो इस देश का सच्चा नागरिक है, जो इस देश की उन्नति के लिए प्रयास करता है, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, जो अच्छे के लिए आगे बढ़ता है, जो बुरे का नाश करता है। बेईमान स्वार्थी होता है, ईमान परोपकारी होता है। तो हम कह सकते हैं कि पहली स्लाइड में हमने पढ़ा वो खलनायक था, विलेन था, तो फिर ये नायक है। और ये ईमान किसका है? ये ईमान असल में सच्चे आदमी का। कोई ऐसा होगा जो उसके दरबारी आम में सर झुका के सलाम करके खड़ा नहीं होगा? कोई ऐसा होगा, वो है ये। कोई तो ऐसा होगा जो उसके दरबारे आम में कतार में लगकर बेजुबान बेबस होकर नहीं खड़ा है, वो है ये ईमान। तो ईमान की हालत भी थोड़ी देखिए। सामने उस जिरह बख्तर बहने हुए बैठा जो सत्ता पे व्यक्ति है, उसके सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा। उसका चेहरा घावों से कटा हुआ है, और लकीरें कैसी है? तिरछी। तिरछी कह देने से एक बिंब बनता है, लकीरों से कह दिया होता तो भी बन जाता, लेकिन उसने कहा तिरछी लकीरों से कटा, इससे एक दृश्य उभरता है। और इस इधर लिखा है बेचैन घाव, वो घाव जो उसको तकलीफ देते हैं। घाव कभी कभी शांत भी हो जाते हैं, कभी कभी घाव होते हैं लेकिन दर्द नहीं देते, लेकिन वो घाव जो हमेशा दर्द देते हैं वो बेचैन घाव हो सकते हैं। मैं अनुमान ही करता हूँ, मुक्ति बोध से मैं नहीं मिला, और मुक्ति बोध के स्तर तक मैं पहुंच जाऊं ऐसा मेरे में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। और मुझे लगता है कि मुक्ति बोध ने जो लिखा उसका आंशिक भी हम समझ पाए,
तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। किसी भी कवि की कविता को पढ़ाते समय मैं ये दावा नहीं करता कि मैं बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूं, मुझे जो ठीक लग रहा है वो बता देता हूं। तो बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा। अच्छा, कई बार यूं कहते हैं अच्छा प्रश्न कैसे आएगा, हम तो कविता आनंद लेने के लिए नहीं पढ़ रहे, प्रश्न सही करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न कैसे आएगा? तो फिर इसका उत्तर बहुत सीधा है कि प्रश्न एक तो कविता को ठीक ढंग से समझ ले तो प्रश्न सही हो जाएगा। दूसरा, नेट के में कई बार ऐसा होता है कि वो 4 टुकड़े देता है कविता का और कहता है क्रम से लगाओ, तो इसमें फिर मेरे पास कोई उपाय नहीं। मैं ये कहता हूं कविता को 2 बार ठीक से मन लगा के सुनो और 4 बार ठीक से मन लगा के बांचो, प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है। बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर दिल की भाप उठती है, उस चेहरे पर दिल की भाप उठती है। दिल की भाप उठने का मतलब है दिल के भाव चेहरे पर आते हैं, उसके दिल में क्षोभ है, उस सत्ता के प्रति, उस क्रूर व्यक्ति के प्रति उसके मन में क्रोध है, वो उसके चेहरे पर झलकता है। भाप गर्मी का प्रतीक है एक प्रकार से, भाप ठंड का प्रतीक नहीं है, भाप उष्मा का प्रतीक है। उसके चेहरे पर, उसके दिल में जो उष्मा है, उसके दिल में जो तेज है, उसके चेहरे पर दिखाई देता है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, अब उसकी हालत बहुत खराब है, वो घाव, वो एक प्रकार से घायल व्यक्ति है, लेकिन पहने हथकड़ी, एक ही बार में एक ही लाइन में देखो थे, पहने हथकड़ी ऊंचा कद, हालांकि उसकी हथकड़ी पहन रखी लेकिन उसका कद ऊंचा है। समूचे जिस्म पर लत्तर, लत्तर का मतलब फटे पुराने कपड़े, झलकते लाल लंबे दाग, लाल लंबे दाग, लंबे दाग कौन से होते हैं? झलकने का मतलब क्या है? आप अगर एक कल्पना करें, जब कभी आपने देखा होगा फिल्मों में या किसी टीवी सीरियल में कि जब किसी को कोड़े मारे जाते हैं तो ऐसे लंबी लंबी लाल लाल लकीरें लग जाती है, छप जाती है उसके, तो मुझे वो चीज दिखाई देती है इस लाइन में, झलकते यानी झलक मार रहे हैं, लाल लंबे दाग, बहते खून के, खून बह रहा उसमें, वह कैद कर लाया गया ईमान, ईमान को बेईमान के सामने कैद करके लाया गया है। पहली स्लाइड में हमने बेईमान को देखा, उसकी सुरक्षा देखी, उसका चाक चौबंद व्यवस्था देखी। दूसरे स्लाइड में हमने ईमान को देखा जो खून से लथपथ। अच्छा, यूं हम कर सकते हैं, अभी जैसे मान लो आपकी परीक्षा में प्रश्न आए कि आप बताओ कि सही टुकड़ा कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए पहले बेईमान की बात हुई, बाद में ईमान की बात हुई। ठीक है। कैसा है बेईमान, सॉरी ईमान कैसा है? ईमान की हालत तो बहुत खराब है ना, लेकिन सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश मनसबदार शायर और सूफी, अल गजाली इब्न सिन्ना अल बरूनी आलिमो फाजिल सिपहल सार सब सरदार हैं खामोश। अब दृश्य आमने सामने हो गए, इधर खलनायक है इधर नायक है, दोनों आमने सामने। अब नायक बहुत पस्त हालत में, लपड़े मतलब कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर घाव लगे हुए हैं, पूरे शरीर से खून टपक रहा है, लंबे लंबे घाव कोड़ों के दिखाई दे रहे हैं, हथकड़ियों में बंधा हुआ है, कैद करके उसको लाया गया है, घायल है, लेकिन वह उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखता है, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, वह कमजोर नहीं है, उसके मन का मनोबल कमजोर नहीं है। पहली स्लाइड में एक बात लिखी थी, दिल की भाप उठती है चेहरे पर, तो वास्तव में उसके मन में मतलब कहीं भी अपने आप को, उसका मनोबल कमजोर नहीं है, बात सारी मनोबल की है। शरीर मतलब शरीर का बल तो बहुत बात की बात और बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता। शरीर के बल की बात करें तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का शरीर बिल्कुल नाम मात्र का, हड्डियों का ढांचा भर था, बात आत्मबल की है। तो यहाँ नायक का आत्मबल बहुत ऊंचा है, इसलिए सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ बिना किसी भय के नीली बिजलियों को फेंकता। नीली बिजलियां, लाल रोशनी, ये मुक्तिबोध के प्रिय शब्द हैं। जब कहीं वो क्रांति की बात करते हैं, जब कहीं वो एक तीक्ष्ण विचार की बात करते हैं, जब वो कहीं टकराहट की बात करते हैं, तो नीली बिजलियां आ जाती है बीच में। यहाँ नीली बिजलियों का मतलब अपने उग्र भाव है, वो उसमें दिखा रहा है कि मैं कमजोर नहीं हूं, तुम मेरे ऊपर चाहे कितने अत्याचार करो, ईमान कहता है मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, है ना। खामोश सब खामोश। अच्छा, ये एक व्यक्ति है ईमान जो उसके सामने खड़ा है दरबार में, लेकिन उसको देखकर भी लोगों की हिम्मत नहीं हो रही।
एक व्यक्ति आया है उसके, जो उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा है, जो उससे डर नहीं रहा है, जो उससे खौफ नहीं खा रहा है। उसको देखकर आसपास बैठे हुए दरबार में लोगों को हिम्मत आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही है। सब खामोश हैं। मनसबदार, बड़े बड़े पदाधिकारी, शायर, कवि, सूफी, फकीर, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, ये सब साहित्यकार, इतिहासकार नाम है ये सारे के सारे। आलिम फाजिल, सभी अधिकारी और पढ़े लिखे लोग, ठीक है। सिपहलसार, उसके जो सेनापति है या जो सब सरदार, सब जो मंत्री संतरी, सरदार भी सेनापति को कहते हैं खामोश। इसका मतलब है कि दरबार में जितने लोग जो उसके आसपास है, वो कोई भी ऐसा नहीं जो गलत को गलत और सही को सही कहे। सब खामोश हैं, कोई भी हो, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है, कल्पना हमें कर लेनी चाहिए कि उसको प्रस्ताव दिया जाता है कि देखो भाई ईमान, तुम एक काम करो, तुम्हें यहाँ हम एक मुरबा जमीन अलॉट करेंगे 25 बीघा, एक नौकरी देंगे एलडीसी की, और तुम चाहो तो छोटा मोटा यहाँ कोई अगर नौकरी नहीं लेना चाहते तो पार्षद का किसी का पद ले लो, टिकट दे देंगे अगले चुनाव में, कुछ भी। लेकिन तुम ये तुम्हारा रवैया छोड़ो, तुम मेरी आंखों में आंखों डाल के खड़े हो, ये छोड़ो। असल में सत्ता को डर इसी चीज का होता है कि आज एक खड़ा है कल 100 खड़े होंगे। तो जब भी एक खड़ा होता है तो उसको दबाने की, उसको बहलाने की, उसको फुसलाने की कोशिश की जाती है। यहां ईमान के साथ यही किया गया। लेकिन वो कहता है ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, ना मंजूर हठ इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहनशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा। जब उसको सुल्तान ने कहा कि ये ले लो और वो ले लो और सब छोड़ दो, है ना, ये क्रांति क्या होती है, क्या होता है परिवर्तन, तुम हटो, तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे ऐसी मौत जैसी जिंदगी नहीं चाहिए। ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, ऐसा जीवन जिसको वह लेकर शर्म महसूस करे, ऐसा जीवन उसको नहीं चाहिए। अगर वह समझौता करता है और अगर वह ऐसी समझौते की जिंदगी जीता है तो उसको ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो उसके लिए शर्म बन जाए। ना मंजूर, वह 2 बार कहा है यहाँ पे, ना मंजूर, ना मंजूर, कबूल नहीं है। जैसे 3 बार कहा जाता है कबूल है कबूल है कबूल है, वैसे उसने कहा ना मंजूर, ना मंजूर। हठ इनकार का सिर तान, उसने अपना सिर तान कर इनकार किया, नहीं नहीं, इनकार भी ऐसे किया जा सकता है, देख लो साहब, है ना, मतलब मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूं, होता तो जरूर करता है। ये भी इनकार करने का तरीका है। लेकिन वह इनकार करता है मजबूती से, वह सिर तान कर इनकार करता है। ना मंजूर हठ इनकार का सिर तान खुद मुख्तार, वह अपना अधिकारी खुद है, वह अपना मालिक स्वयं है, वह किसी का गुलाम नहीं है। इसका मतलब यह है वह ऐसी जिंदगी नहीं जिएगा। उस समय कोई सोचे तो सोचे, ये 4 लाइनें क्या कह रही है। उस समय कोई सोचे तो सोचे, या हो सकता है उस समय दरबार में कोई व्यक्ति सोचता है कि अच्छा आज एक व्यक्ति इसके सामने आया है, सुल्तान के सामने आज एक व्यक्ति आके खड़ा हुआ है जो उसका विरोध कर रहा है, जो उसके सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, और जिसने पलट कर जवाब दिया और जिसने कहा है ना मंजूर। ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अब लगता है कि इसका अंत हो सकता है। अब लगता है कि ये जो एक प्रकार से तानाशाही शासन है, इसका अंत हो सकता है। तो कवि कहता है कि उस समय कोई सोचे, छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह, शाह का मतलब काले, यानी सल्तनत पर काली छाया ये मंडरा रही है, मतलब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति आया है जिसने अब आवाज उठा दी है। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, सुल्तान भले ही जिरह बख्तर पहन के बैठा हो, उसने अपने चारों ओर कितनी सुरक्षाएं कर ली हो, लेकिन वो सब मिट्टी की है। जिस दिन क्रांति होगी, जिस दिन परिवर्तन होगा, सब ढह जाएंगी, ऐसा कभी सोचता है। वो रेत का सा ढेर शहनशाह, शहनशाह कितना ही बड़ा, क्योंकि पहली स्लाइड में शहनशाह को बहुत बड़ा दिखाया गया है, लेकिन वो रेत का ढेर है। वो नाशवान है, मतलब नाशवान कहने का मतलब है कि वो चाहे कितना ही तानाशाह हो, कितना ही पावरफुल दिखता हो, लेकिन जन क्रांति के सामने उसकी पावरफुल रेत के ढेर के समान है। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, यानी शाही धाक सन्नाटे के समान हम कह सकते हैं कि
निस्सार, अर्थहीन है। जैसे सन्नाटे का कोई अर्थ नहीं होता, वैसे इस शाही धाक अब सन्नाटे के समान निस्सार और अर्थहीन है। ये बातें कब सोची गई है? कभी कभी जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता है कि अंतिम 4 ओवर बचे हैं और जीतने के लिए टीम को 100 रन चाहिए और 8 विकेट हो गए हैं। उस समय एक बैट्समैन आता है और वो लगातार 2 3 4 छक्के लगा देता है और एक ऐसे बॉलर को लगा देता है जिसने पहले हैट्रिक मार दी है विकेट लेने की। तो लोगों को उम्मीद बन जाती है अब मैच जीत जाएंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, है ना। ऐसे बिस्तर पर लेटे हुए लोग खड़े हो जाते हैं, आलस जिनको चढ़ा हुआ वो एकदम बस चेतना में हो जाते हैं, सब एकदम तत्पर तैयार। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो 4 छक्के मार देगा या 4 चौके या 4 छक्के मार के वो आखिर तक ले ही जाएगा, वो भी विकेट दे ही देता है। तो ऐसा ही यहां पर भी होता है। मतलब ये एक उम्मीद है, जैसे उसने कहा ना मंजूर, तुम्हारी ये दरिंदगी, तुम्हारी ये तानाशाही मैं सहन नहीं करूंगा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो ये जो 4 लाइन है ये उम्मीद है कि हो सकता है परिवर्तन हो जाए। ये 4 लाइन मानती है कि सल्तनत बहुत बड़ी है लेकिन उस पर काले बादल छा रहे हैं। ये 4 लाइन मानती है कि सुल्तान जिरह बख्तर पहन के बैठा लेकिन वो सिर्फ मिट्टी का है। ये 4 लाइन मानती है कि शहंशाह बहुत बड़ा है लेकिन वो रेत का ढेर है। ये मानती है कि शाही धाक अब चारों ओर छाई हुई है लेकिन वो अर्थहीन है। आप ये 4 लाइन को ढंग से देखें तो आप पाएंगे कि ये एक प्रकार से दबे हुए लोगों की उम्मीद है जो मानते हैं कि मामला तो बहुत बड़ा है लेकिन निपट सकता है, अब शायद कुछ हो सकता है ऐसा। लेकिन कवि कहता है लेकिन ना जमाना सांप का काटा। अगर इसको आप पीछे से पढ़ो कि शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल मेरी आपकी कमजोरियों के शाह लोहे का जिरह बख्तर पहन, खुंकार हाँ खुंकार आली जाह, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में। लेकिन ना, जो तुम उम्मीद कर रहे हो वो उम्मीद मत करो। जमाना सांप का काटा, सांप काटने का मतलब है मौन हो जाना, कि जैसे किसी ने जैसे किसी को सांप ने काट लिया हो। अपने आमतौर पे एक बात कहते हैं कि सांप सूंघ गया। सांप सूंघ गया मतलब जैसे वो बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे और जैसे प्रिंसिपल आगे बच्चों को सांप सूंघ गया, अब कोई नहीं बोलेगा। जमाना सांप का काटा मतलब जमाने को सांप सूंघ गया, दुनिया को सांप सूंघ गया। भूल आलमगीर का मतलब बादशाह, भूल जो अब बादशाह बन के बैठी है, मेरी आपकी कमजोरियों के शाह लोहे का जिरह बख्तर पहनकर। असल में वो जो भूल या आलमगीर इतना मजबूत हुआ है, इतना ताकतवर हो गया है, इतना जिरह बख्तर उसने पहन लिया है, अपने आप को इतना सुरक्षित कर लिया है, उसकी सुरक्षा हमारी कमजोरियों से बनी है। ये कह रहा है वो कवि कि भूल मेरी आपकी कमजोरियों के शाह लोहे का जिरह बख्तर पहनकर। मेरी और आपकी जो कमजोरियां हैं, हम कमजोर थे, हम बोले नहीं, हमने बात नहीं उठाई, और हम जब जब दबते गए उतना ही मजबूत होते गया। उसकी मजबूती हमारी कमजोरी के कारण पैदा हुई, उसका जिरह बख्तर हमारी कमजोरियों से बना है। और वह है कैसा? खूंखार, खतरनाक, क्रूर। हाँ, खूंखार आलीजा भी बादशाह को कहते हैं। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, उसके सामने कोई सच्चाई की बात करे तो उसकी आंखें निकाले डालता है। सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, सब बस्तियां दिल की मतलब दिल में जो भाव हैं, वे लोगों के जो भावनाएं हैं उनकी उसको कदर नहीं है। बस्तियां दिल की उजाड़ने का मतलब क्या है? जन सामान्य की जो भावना है उसकी उसको कदर नहीं है। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, करता हमें वह घेर, जो जिरह बख्तर पहन के शासक बैठा है, सुल्तानी शासक, वह हमें चारों ओर से घेर कर बेबुनियाद हमें जड़ से हीन कर देता है। बेसिर पैर, हम न चल सकते हैं, न सोच सकते हैं, न हमारी सोचने में गति है, न हमारी जीवन में गति है। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में। अच्छा, शासक कई प्रकार से या सत्ता या क्रूर तानाशाह हमें कई प्रकार से नियंत्रण में रखता है। एक तो पहली बात तो वो डरा के रखेगा, उसके पास सेना है, हथियार है, तो डरा धमका के भी हमें एक प्रकार से अपने कंट्रोल में रखता है। दूसरा, वह ऐसी चकाचौंध पैदा करता है और ऐसी एक तामझाम पैदा करता है, उस चकाचौंध में और तामझाम में हम फंस जाते हैं।
उसमें हम उलझ के रह जाते हैं। बहुत से आकर्षण वह ऐसे पैदा करता है जिसमें हम खो जाते हैं। बहुत सी ऐसी स्कीम वह निकालता है जिसमें फ्री होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें गिफ्ट दिए जाते हैं, हमें बोनस दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक प्रकार से उसका एक प्रकार से वह जाल ही होता है, उस जाल में हम फंसते जाते हैं। तो शाही मुकाम में उसका जो शाही मुकाम है, उसका जो शाही महल है, उसका जो सब कुछ जो शाही है, वो एक प्रकार से पूरा आवरण खड़ा करता है अपने महल का, अपने रुआब का, अपने ऐशो आराम का, अपनी छवि का, अपने आभा मंडल का, और हम उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, इतने में हमी में से कोई, अब ये एक नई प्रकार की बात है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो जिरह बख्तर पहन के बैठा है वो क्रूर तानाशाह है, और वो हमारी ही गलती का विकसित रूप है। वो क्रूर तानाशाह जिरह बख्तर पहन के बैठा है, वह बहुत मजबूत है, और उसकी मजबूती हमारी ही कमजोरियों से मिलके बनी है। अभी इस कविता में अब तक हमारी कंडीशन क्या है? बेबस, मजबूर और लाचार की है। अगर कोई ईमान रखता भी है, अगर कोई नैतिक है भी, या कोई सच्ची राह पर चलने का हिम्मत भी करता है, तो उसको भी अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े हैं। यानी कोई विद्रोह करने की स्थिति में नहीं है। अभी तक हमने ये पढ़ा है। अचानक से एक स्थिति परिवर्तन होता है, और ऐसा स्थिति परिवर्तन एक प्रकार से कविता में हो तो हम उसको नाटकीयता कहते हैं। तो मुक्तिबोध की कविता में एक प्रकार की नाटकीयता हमें देखने को मिलती है। ऐसी आप अंधेरे में भी देखते हैं, घूम गया कई मोड़, अचानक से निकल के भागा, या कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, ऐसी बहुत सी बातें हम वहां भी देखते हैं। या फिर से कवि कहता है, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुहे पन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दढ़ियल सिपहल सार संजीदा सहम कर रह गए। एक दरबार में अचानक घटना घटी। दरबार इतना व्यवस्थित है, इतना पुख्ता इंतजाम उस शासक ने, सुल्तान ने किया है, आलीशाह ने किया है। उस पुख्ता इंतजाम में से कोई अचानक विद्रोह कर देता है, जैसे किसी दुखी व्यक्ति की कराह निकलती है। दुखी व्यक्ति की कराह अनायास निकलती है। एक बात तो ये है, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति के मुख से कराह निकलती है, उस कराह की एक खास बात तो है कि वो अनायास निकलती है, और दूसरी बात कि वो कराह उन परिस्थितियों की उपज है। और सारा जो अब तक मिलके हो रहा है, उससे ऐसी घटना घटी है कि अचानक से कोई एक वहां से निकल के बगावत कर देता है, भाग जाता है। सब कुछ कंट्रोल में हो, सब कुछ अपने हाथ में हो, शासक ये सोचता है कि सब ठीक है, और इस समय कोई हल्की सी बगावत भी कर दे तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कई बार बहुत छोटी बगावत बहुत बड़े ताम झाम भी उसको संभाल नहीं पाते। इस स्लाइड में आपको यही दिखाई देगा कि एक बहुत छोटी सी बगावत है, लेकिन शासक का सारा ताम झाम, सारे जो उसके जितने मतलब सिपहलसार वहाँ खड़े हैं, सेनापति खड़े हैं, हाकिम अधिकारी, जो भी सैनिक, जो मतलब हथियारबंद जो लोग खड़े हैं, वो सब रुक जाते हैं, वो नहीं कुछ भी कर पाते। इतने में से, हम ही में से जो विद्रोह करेगा, जो क्रांति करेगा, वो कोई दूसरी दुनिया का प्राणी नहीं होगा। इसमें यह मैसेज भी है, जो भी क्रांति करेगा, जो भी इसको बदलाव के लिए शुरुआत करेगा, इस बदलाव की, वह कोई दूसरी दुनिया का प्राणी नहीं है, वह हम ही में से होगा। इसलिए एक लाइन लिखी है, हम ही में से, आम जन में से। बहुत सामान्य सी बात है कि बदलाव की शुरुआत आम जन से ही होती है। बहुत कॉमन दिखने वाला आदमी बहुत बड़ा काम कर जाता है। अजीब कराह सा कोई निकल भागा। अब कोई निकल भागा, उसकी तुलना किससे की गई है? कराह से की गई है। उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि वो ऐसे निकल भागा जैसे कोई किसी पीड़ित के मुख से कराह निकलती है। बहुत स्वाभाविक, और एक परिणाम है कराह। भीतर जो पीड़ा है, शरीर में जो पीड़ा है, उसका एक रिजल्ट है कराह। तो ये जो पूरे समाज में एक पीड़ा फैली हुई है, एक त्रासदी फैली हुई है, एक दुख फैला हुआ है, इस व्यवस्था के कारण, इस तंत्र के कारण, इस भ्रष्ट तंत्र के कारण, उससे एक व्यक्ति निकल भागा। भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। अच्छा, एक कोई आदमी अगर परिवर्तन के लिए बढ़ता है, अपना बलिदान देता है या कुछ करता है, तो आसपास के लोग भी, अरे हाँ ये भी बात है, ऐसा भी हम भी कर सकते हैं। 100,000 लोगों की बस्ती है, हम मान के चलें कि 1000 लोगों की बस्ती है, और 1000 लोगों की बस्ती में सब नियत से मरे हुए लोग हैं,
सब निराश, उदासीन, हार मानकर बैठे हुए लोग हैं, और उसमें एक व्यक्ति कोई परिवर्तन के लिए आगे बढ़ जाए तो बाकी व्यक्तियों को थोड़ी सी चेतना आती है, अच्छा ये काम भी किया जा सकता है, ये भी संभव है, यहां भी हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा मतलब बाकी भी सोचने लगते हैं। कवि कहता है जैसे वो निकल भागा तो मैं भी संभला, जागा, मुझे भी होश आया। और जब वो निकल कर भागा, जब उसने बगावत की, तो ये सारी जो पंक्तियां वो एक बात कह रही है कि जो भ्रष्ट शासक की, भ्रष्ट तंत्र की जितनी व्यवस्थाएं थी सब धरी की धरी रह गई। और ये पंक्ति ये भी बताती है कि क्रांति की जा सकती है। शासक बख्तरबंद है, हथियारों से लैस, चारों ओर से चाक चौबंद, उसका दरबार, उसका भवन अनेक प्रकार के खंभों और मेहराबों से सुसज्जित, उनके ऊपर खड़ा वो, जिसके बावजूद विद्रोह किया जा सकता है। और विद्रोह होगा तो ये सब काम नहीं आएंगे। इसलिए वो कहता है कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, स्वार्थी लोग जो हथियार लेकर खड़े हैं, अपने स्वार्थ के कारण उस भ्रष्ट शासक का, उस तानाशाही शासक का साथ दे रहे, वो सब कतारों में खड़े रह गए। बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए। बख्तरबंद यानी एक प्रकार से ये सैनिकों के लिए कहा गया है। समझौते, जो समझौतावादी जिंदगी जो लोग जीते हैं, जो अपने जमीर को मारकर भी उस शासक का साथ देते हैं। समझौते का मतलब यही होता है कि जो हम नहीं चाहते, जो हमारी आत्मा गवाही नहीं देती, हम वो भी काम कर लें तो हमारा समझौता है, कॉम्प्रोमाइज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। सब सहम कर रह गए, यानी यहां इन लोगों के बारे में कहा गया है, समझौते सहम कर रह गए। हालांकि ये मानवीकरण है, एक भाव का, लेकिन यहां उन लोगों के बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग जो अपने जीवन से समझौता करके उसका साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। उन्हें बड़ा गुमान था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता, वो खुद हिल गए। जब वो वहां से निकल के भागा तो जिन लोगों को घमंड था कि हम किसी भी आंधी को, किसी भी बगावत को रोक सकते हैं, हमारे बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, वो सब सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दिल में अलग जबड़ा और अलग दाढ़ी। दिल में जबड़ा का मतलब क्या? ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना मुक्तिबोध की अपनी एक विशेष शैली है। दिल में अलग जबड़ा, ये मुक्तिबोध की विशेष शैली है। दिल में जबड़ा मतलब जो आदमी, हालांकि हम मुंह से खाते हैं, जबड़ा हमारे मुंह में है भोजन के लिए, लेकिन जिसके दिल में जबड़ा हो वो इंसानियत को खाता है, वो लोगों के भावों को खाता है। मैं ऐसा अर्थ निकालता हूं, इसका और भी आगे जाके कुछ अर्थ दे सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी, इसका मतलब ऊपर से कुछ और दिखते हैं, भीतर से कुछ और नजर आते हैं। ऐसे लोग जो मानवीयता के लिए खतरे हैं, ऐसे लोग जो किसी सज्जन, किसी आम जन को पीड़ा पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है। दू मुँहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। कोई आदमी बुजुर्ग जब होता है तो केवल उम्र से बुजुर्ग नहीं होता। उम्र तो एक सीमा, एक अवस्था है, उम्र से कोई आदमी बुजुर्ग नहीं होता। यहाँ कवि का मानना यह है कि बुजुर्ग वो है जिसको अपनी जिंदगी का लंबा अनुभव है। और इसके दरबार में जो व्यक्ति रहते हैं वो दोगले लोग हैं, दो मुँहे, जिसके दो मुंह हैं, जिनके कथनी में कोई वजन नहीं है, जिसकी बात में कोई दम नहीं है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अगर वो राजा तख्त पे बैठा हुआ अगर दिन को दिन कहता है तो वो दिन कहते हैं, रात को रात कहे तो वो जैसा वो कहते हैं वैसा वो कहते हैं। उसका अपनी कोई जबान नहीं, अपना कोई दिमाग नहीं। दो मुँहेपन का मतलब दोगले लोग जो दोगली बातें करते हैं। हो सकता है वो ये कहते हो कि ये राजा जननायक है, ये राजा जन कल्याण के लिए काम करता है, इस प्रकार की बातें वो कहते हो, लेकिन असल में राजा क्या है वो सब जानते हैं। तो राजा के लिए कुछ कहते हैं, प्रजा के सामने कुछ कहते हैं। ऐसे दोगले लोग, तो उनका अनुभव क्या है? ऐसे दोगलेपन का अनुभव है। हो सकता है किसी को जिंदगी भर सेवा करने का अनुभव रहा हो, जिंदगी भर किसी को अध्यापकी करने का अनुभव रहा हो। इन लोगों को, इसके दरबार में जो लोग हैं, उनको किस बात का अनुभव है? तू मुँहेपन के अनुभव है। ऐसे 100 तजुर्बे उनके पास है। इस प्रकार के बुजुर्ग लोग जिनको दोगली बातें करने का अनुभव है। दढ़ियल सिपहल सार, दढ़ियल यानी दाढ़ी जिनकी बड़ी बड़ी है, यानी गंभीर लोग, बड़े लोग जो वर्षों से उसके यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, संजीदा गंभीर, सहम कर रह गए। वो भी अचानक एकदम सहम गए। अनहोनी घटना जब घटती है, अनपेक्षित जब घटित होता है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, वो जब घटित होता है तो हम एक बार सहम जाते हैं। उस दरबार में किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ से कोई बगावत भी कर सकता है, क्या यहाँ से कोई विरोध भी कर सकता है, ऐसा शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। इसलिए जब ऐसा हुआ तो अचानक से सब सहम के रह गए। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड ये कह रही है कि इस प्रकार की व्यवस्था के बीच भी क्रांति संभव है। हमने देखा पहली स्लाइड में
उस जो भूल गलती जो हमारा ही है वो विराट रूप ले चुकी है, उसका विस्तार वर्णन किया गया है। एक प्रकार से उसको खूंखार और हिंसक क्रूर बताया गया है। दूसरी स्लाइड में दयनीय स्थिति में ईमान को बताया गया है। तीसरी स्लाइड में ईमान अपने दम पर खड़ा है, दयनीय स्थिति के बावजूद वो झुकता नहीं है, वो एक प्रकार से समझौते की जिंदगी को स्वीकार नहीं करता, ये भी बताया गया है। चौथी अगली स्लाइड में हमें बताया गया है कि भाई किस प्रकार से उसने हमारे जीवन को प्रभावित किया है उस खूंखार आलीजहा ने। यहाँ ये बताया गया है कि इस प्रकार के आतंक के बावजूद, इस प्रकार के खौफनाक शासन के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई विरोध, कोई प्रतिरोध उठ सकता है, और वो उठा है। प्रतिरोध हालांकि बहुत छोटा है, कोई निकल के भागा। ये कोई जो अनिश्चय की स्थिति है, ये भी इनके यहाँ बहुत मिलती है। मुक्तिबोध की भी ये भी एक शैली है। कोई, कुछ, इस प्रकार के सर्वनामों का वो प्रयोग करते हैं। तो कोई निकल के भागा, कोई निकल के भागा, इससे ये सुविधा रहती है कि वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलकों में मुहैया कर रहा लश्कर। अब जो भागा है इसका देखो, ये निश्चित है, हमने शुरुआत में कहा था कि ये छोटी सी गलती और बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। इतना बड़ा और इतना विशाल और इतना खतरनाक रूप धारण कर लेती है कि उससे पार पाना हमें मुश्किल लगता है। तो ये भी जाहिर सी बात है कि उसके विरोध में भी कोई बहुत छोटी चिंगारी उठती है, और ये भी कहीं बहुत बड़ी और इससे बड़ी हो सकती है। जो छोटी सी भूल गलती इतना बड़ा आकार रूप लेकर हमारे ऊपर छा जाती है, हमें ही बर्बाद करने पर तुली है, उस बड़ी भूल गलती, उस क्रूर शासक, उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ भी बहुत छोटी सी आवाज उठेगी, वो बहुत बड़ी बन जाती है। अरब क्रांति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोहम्मद बुआजीजी नाम के एक व्यक्ति ने, ट्यूनीशिया की बात है ये, और ट्यूनीशिया की जहाँ तक मैंने, क्योंकि अरब क्रांति को मैंने बीबीसी पर सुना था बहुत पहले, तो मुझे याद है कि वहाँ एक मोहम्मद बुआजीजी नाम के व्यक्ति थे, और जो फलों का एक ठेला लगाते थे। तो उसके किसी पुलिसकर्मी ने उसको थप्पड़ मारा, उसका ठेला वहाँ से उलट दिया, तो उसने ट्यूनीशिया की पार्लियामेंट के आगे आत्मदाह कर लिया, अपने आप को आग लगा ली। तो ट्यूनीशिया में इसका लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, और ट्यूनीशिया में फिर लंबी जो सरकार चली आ रही थी बिना चुनाव के तानाशाही, उसका पतन हुआ। ट्यूनीशिया के बाद में लीबिया, सीरिया, मिस्र में और बहुत जगह ऐसे, मतलब मिस्र का तहरीर चौक, मुझे अभी भी याद है कि पूरे अरब में वो एक प्रकार से पूरा मूवमेंट फैला। लेकिन उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि वो मोहम्मद बुआजीजी की एक थप्पड़ से हुई होगी, और उसने जो आत्मदाह किया वहाँ से हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक वो कहानी याद है अरब क्रांति की। और अभी फिलहाल में कोई बड़ी क्रांति हुई है तो हमारे सामने वो अरब क्रांति ही है। तो हमें ध्यान देने की बात है कि जब कोई क्रूर शासन, कोई क्रूर तंत्र, कोई भ्रष्ट तंत्र बहुत बड़ा हो जाता है, उसके खिलाफ भी कोई छोटी सी चिंगारी उठती है, और वो संभलते संभलते जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ी हो जाती है। इस स्लाइड में यह बताया गया है कि वो जो निकल के भागा, वो भी कहीं अपनी शक्ति संचय करेगा, उसके साथ भी लोग जुड़ेंगे, वो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा। तो कवि यहाँ अगली 2 स्लाइडों में आशावादी, वह कह रहा है, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। बुर्ज एक प्रकार से पहले गढ़ दुर्ग आदि में हुआ करते थे, बड़े बड़े मकान। तो बुर्ज के उस तरफ मतलब बुर्ज के खिलाफ कोई है, तो बुर्ज में शासन है, तंत्र है, और बुर्ज के उस तरफ, दूसरी तरफ कोई उसका विरोध करने वाला छोटा सा कोई एक व्यक्ति, एक जन या ईमान, कोई भी हो सकता है। बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। ये भी मुक्तिबोध की शैली है। अंधेरी घाटियों के, अब इसके हम अर्थ निकालें तो मर्जी है जो निकालें, लेकिन वह भाग गए है वहां से। भागा नहीं है वह। अभी कोई पाठक यूं सोचे कि अच्छा एक ने विरोध किया था और वो भी भाग गया, भागा नहीं है वह, वहां गया है अपनी शक्ति का संचय करने के लिए। वह गया है फिर से मजबूत होकर वापस लौटने के लिए। इसलिए इसमें लिखा है कि अंधेरी घाटियों के गोल टीलों में, ऐसी जगह गया है जहां पे अंधेरी घाटियां हम इसलिए कह सकते हैं कि अभी उसके पास कोई योजना नहीं। भाई एक ने विद्रोह किया और वो वहां से निकलकर भागा, तो अभी उसके पास कौन सा रास्ता है? उसके पास अभी कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, अभी उसके पास कोई उजाला नहीं है, अंधेरा है। अभी तो वह तुक्का लगा रहा है एक प्रकार से।
उसके सामने वो कैसे करेगा, इस बख्तरबंद बादशाह का सामना वह कैसे करेगा। अभी उसके पास कोई योजना नहीं है, अभी उसके पास कोई संसाधन नहीं है, तो सब अंधेरा है। जब कुछ प्लान नहीं है, योजना नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उसी को अंधेरा कह सकते हैं। तो अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर जाकर खो गया। महसूस होता है, कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में, ऐसे बेनाम पता नहीं कौन कौन सी घाटियां, कौन कौन से दर्रे, वहां पे ये गया है और मुहैया कर रहा लश्कर। वहां पे मुहैया मतलब हासिल, लश्कर यानी सेना, और वह वहां जाके हो सकता है अपनी सेना बना रहा हो। यहाँ सेना कोई बना रहा है नहीं बना रहा है इस बात का सवाल नहीं है, लेकिन कवि यहाँ पे आशावादी है। कवि यहाँ उम्मीद करता है कि जो निकल के भागा वो भाग तो गया। अच्छा, कवि अब वो कवि के सामने नहीं है, निकल के भागा, ये दृश्य तो कवि देख रहा है। ये दृश्य कवि के अनुमान में है, कल्पना में है। भाई कविता में तो दृश्य चलते हैं ना, कवि जब कविता लिखता है तो उसके सामने भी दृश्य चलते हैं। तो निकल के भागा वो दृश्य तो हमने भी देखा, और अभी ये जो दृश्य हमने नहीं देखा। अब कवि भी अनुमान कर रहा है तो हमें भी अनुमान करना पड़ेगा कि जो निकल के यहाँ से गया है, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि वो कोई बेनाम बेमालूम दर्रों में घाटियों में जाएगा और वहाँ सेना इकट्ठी करेगा। ऐसी हमें उम्मीद है कि एक दिन वो लौट के आएगा, सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में। अक्ष यानी परछाई, सच्चाई की तेज प्रकाश में या उसकी परछाइयों में वह अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वह वहां गया है जहां बेईमानी नहीं चलती, वह वहां गया है जहां भ्रष्ट तंत्र का शासन नहीं है, कोई ऐसी जगह जहां पे लोग उसका साथ देंगे, लोग उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे, वो ऐसी जगह करेंगे। और मुझे लगता है, अच्छा ये सब कहाँ है? अगर इसको यूं कहें कि अंधेरी घाटियां, गोल टीले, घने पेड़, बेनाम मालूम दर्रे, तो कवि ने अंधेरे में कविता में अपने बार बार अचेतन मन का जिक्र किया है। तो मुझे कभी कभी यूं भी लगता है, जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ये यहां भी अचेतन की बात हो रही है। भाई अभी कोई गया है अंधेरी घाटियों में, दर्रों में, और फिर आगे कवि कहता है कि वह लौट कर आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना, वह दृढ़ संकल्प से भरी हुई चेतना तो कोई व्यक्ति नहीं है, वो चेतना ही है। अगर हम ये अर्थ लें कि जो विद्रोह कर रही है वो चेतना है, व्यक्ति नहीं है, जो निकल कर भागा वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक चेतना है, और वो चेतना कभी विशाल रूप में प्रकट होकर इस पूरे तंत्र का खात्मा कर देगी। अगर हमें ये अर्थ ले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फिर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अचेतन मन का है, कि एक बार तो वो चेतना कहीं अचेतन में चली गई, लेकिन वहां से पूरा लश्कर मुहैया कर अपने आप को मजबूत करके वापस आएगी। तब कवि अंत में लिखता है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। वो व्यक्ति जो घाटियों में गया है, वो चेतना जो अचेतन में कहीं चली गई है, वो वापस लौटेगी। संकल्प धर्मा चेतना, दृढ़ संकल्प से भरी हुई चेतना का रक्त प्लावित स्वर, खून में डूबा हुआ स्वर, हमारी ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर। और जो बाहर वापस आएगा, जो वापस लौटेगा, वो हमारे हृदय का गुप्त स्वर्ण अक्षर होगा, वो हमारे हृदय की दबी हुई कोई भावना होगी। यहां जन क्रांति की बात का संकेत हो रहा है कि कभी ऐसा होगा कि उस दुर्दांत शासक, उस क्रूर शासक के खिलाफ जन क्रांति होगी। उस समय एक व्यक्ति की नहीं, सबके मन में जो संकल्प है, सबके मन में जो क्रांति की चेतना है, सबके मन में जो दबा हुआ गुप्त स्वर्ण अक्षर है, जन क्रांति का जो गीत है सबके मन में, वो प्रकट होकर विकट हो जाएगा, भयानक हो जाएगा और इसका खात्मा कर देगा। अंतिम 2 स्लाइड में कवि एक प्रकार से हम कहते हैं कि आशावादी है। ठीक है, हमारी हार का, अच्छा ये पंक्ति तो आती रहती है बहुत सारे विद्यार्थियों की परीक्षाओं में आती रहती है। तो हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर। हमारी हृदय की गुप्त भावना, जन क्रांति की भावना, जन क्रांति का गीत, जन क्रांति का शब्द, जन क्रांति की भावना जो है वही प्रकट होकर बहुत भयानक हो जाएगी, सब में छा जाएगी, चारों ओर वही होगी। तो इस शासक का, इस क्रूर शासक का, इस गलती का, इसका हम खात्मा कर पाएंगे। पूरी कविता में कवि एक तो क्रम से चलता है,
आप देखेंगे अलग अलग कविता के टुकड़े हैं। एक टुकड़ा क्रूर शासक का एक छवि हमारे सामने प्रकट करता है, एक टुकड़ा ईमान की छवि हमारे सामने प्रकट करता है, एक टुकड़ा एक कोई जन क्रांति की बात करता है, घटना की बात करता है, एक टुकड़ा बेईमान का साथ देने वालों की बात करता है। अंत में कविता का एक टुकड़ा एक उम्मीद के साथ खत्म होती है कविता कि कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जब हमारे भीतर इसके खिलाफ जन क्रांति की आवाज़ खड़ी होगी और वो आवाज़ इतनी भयानक, इतनी विकट हो जाएगी, हम इसको समाप्त कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितना अनुमान हम कविता के बारे में कर पाए उतना हमने किया। कविता सुलझी होगी, अगर कविता नहीं सुलझी तो और अधिक नहीं उलझी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की इस कविता में इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।